विराटपुर गांव में हरिश्चंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता था, जिसे अक्सर लोग हरिया भी कहा करते थे। हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र जैसा ईमानदार तो था, पर वह राजा की तरह राजा नहीं, बल्कि गांव का सबसे गरीब आदमी था। वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कड़ी मेहनत करता था, पर फिर भी गरीबी का साया उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। मानो जैसे गरीबी से उसे बहुत प्रेम था। एक दिन उसकी पत्नी, क्या जी, आज भी खाना बनाने के लिए घर में कुछ अनाज नहीं है। आज हम लोग क्या खाएंगे? कुछ खाने के लिए सेठ के घर से राशन लाते। वो तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर सेठ का कर्ज मुझ पर पहले से ही ज्यादा है। इस परिस्थिति में और अनाज कैसे देगा? जाइए ना, एक बार पूछ कर तो देखिए। घर में बैठकर बात करने से अच्छा है कि उसके पास जाकर ही पूछ ले। अगर सेठ को हमारी परिस्थिति देखकर कुछ हृदय पिघल जाए और हम लोगों को खाने के लिए कुछ अनाज दे दे, तो आज चूल्हे में आंच जलेगी, वरना आज भी भूखे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं जा रहा हूँ, पर मुझे नहीं लगता है कि वो आज भी अनाज खाने के लिए कुछ देगा। और हाँ, ये मतलबी जमाना है। अब यहाँ चूल्हे का आग तक नहीं देते हैं, तो तुम्हें तुम्हारी परिस्थिति देखकर सेठ खाने का अनाज दे देगा। इतना कहकर हरिश्चंद्र अपने घर से अनाज लेने के लिए सेठ के घर पर जाने लगता है। रास्ते में उसे मोहन, बचपन का दोस्त, मिल जाता है, जो जमींदार से खेती करने के लिए जमीन मांगने जा रहा था, क्योंकि उस गांव की जितनी सारी जमीन थी, उस सारी जमीन पर बिना जमींदार के अनुमति पूर्व कोई भी गांव का किसान खेती नहीं करता था। इसके बावजूद अगर कोई खेती करता तो जमींदार उस किसान की सारी फसल नष्ट करवा देता था। अरे मोहन, क्या हाल है? और इधर इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहा है? अरे हरिया, मैं तो ठीक हूँ। मैं इधर जमींदार के घर जा रहा हूँ। सुना है इस साल अच्छी बारिश होने वाली है और जमींदार जमीन पर फसल लगाने के लिए जमीन किसानों को दे रहे हैं। मैं वहीं जा रहा हूँ, पर तुम इतना उदास क्यों हो और इधर कहाँ जा रहे हो? अरे यार, अब मैं क्या बताऊँ, घर में खाने के लिए कुछ भी अनाज नहीं है। अनाज लेने सेठ के घर जा रहा हूँ। तो फिर तुम भी जमींदार के घर क्यों नहीं चलते हो? इस साल अच्छी बारिश हुई तो घर में अनाज ही अनाज हो जाएगा। फिर क्या, 1 महीने की मेहनत से पूरे साल भर का खाने के लिए अनाज हो जाएगा। तुम ठीक कह रहे हो मोहन, तुम जमींदार के घर चलो। मैं सेठ के घर से आज खाने के लिए अनाज लेकर आता हूँ, तो फिर मैं भी जमींदार से फसल उगाने के लिए जमीन मांगूंगा। हाँ हाँ, मैं चलता हूँ, तुम भी जल्दी आना। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी तुरंत आ रहा। सेठ अपने घर के पास बैठा दूर से हरिश्चंद्र को आता देख, आओ आओ हरिया, तुम इतने दिनों से कहाँ थे? जब से तुमको उधारी में खाने के लिए अनाज दिया हूँ, तब से तुम आज ही नजर आए हो। कहो, आज कैसे आए हो? आज भी उधारी का अनाज ही लेने आया होगा, भिखारी कहीं का। हाँ सेठ जी, वो 2 दिनों से घर के चूल्हे में आग नहीं लगी है अनाज के बिना, तो मैं आपसे अनाज लेने आया हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन पहले का बकाया पैसा तो चुकता कर दो, तब फिर से अनाज के लिए आना। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। घर में खाने के लिए एक भी दाना अनाज नहीं है। बीवी बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। आज भर अनाज खाने के लिए दे दीजिए, मैं पाई पाई आपको चुकता कर दूंगा। अरे तू कैसे मेरा सारा पैसा चुकता करेगा? तुम तो कुछ काम भी नहीं करते हो। आपको पता है इस साल अच्छी बारिश होने वाली है, तो मैं भी जमींदार से फसल उगाने हेतु जमीन मांगने जमींदार के पास आज ही जाना है। फिर उस पर फसल लगाऊंगा और उसे बेचकर आपका सारा पैसा पाई पाई चुकता कर दूंगा। वाह वाह, क्या बात है। बाप मरे अंधरिया में और बेटा का नाम पावर हाउस। घर में खाने के लिए अनाज नहीं है और ये सपना देख रहा है फसल उगाने के लिए। अरे जमींदार साहब, तुझ जैसे लोगों को जमीन देने लगे तो खुद जमींदार को भी भिखारी बनने में देर नहीं लगेगी। बस एक बार मुझे उधारी अनाज दे दीजिए, मैं आपको सारा पैसा वापस कर दूंगा। बस एक बार और। अगर आपको पैसे नहीं दिए तो मेरा घर आप रख लीजिएगा। चल ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं फिर से एक बार और तुम्हें अनाज दे रहा हूँ, पर ध्यान रहे, अगर पैसा नहीं दिए तो घर रख लूँगा। बस एक छोटा सा काम है, वो कर दे आज, उसके बाद तुम्हें अनाज दे दूँगा।
हरिश्चंद्र को सेठ का काम करते करते दिन बीत जाता है, जिस कारण से हरिश्चंद्र उस दिन जमींदार के पास नहीं जा पाता है। इधर इस साल अच्छी बारिश होने वाली है। ये खबर सुनकर गांव के सभी व्यक्ति जमींदार के पास फसल उगाने हेतु जमीन मांगने गए थे। अंततः ये हुआ कि जमींदार के पास बंजर जमीन को छोड़कर से सारी जमीन जिस पर अच्छी फसल हुआ करती थी, वैसे सारी जमीन को जमींदार अपने गांव के किसानों के बीच दे चुके थे। हरिश्चंद्र अगले सुबह ही अपने घर से जमींदार के घर जाने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उसे रामू मिलता है, जो उसी गांव का है और वह भी फसल उगाने के लिए जमींदार से मिली जमीन पर काम करने जा रहा था। रामू खुशी से, अरे हरिया, इतना बेचैन होकर कहाँ जा रहे हो? कहीं तुम भी जमींदार के यहाँ जमीन लेने तो नहीं जा रहे हो? हाँ, वहीं जा रहा हूँ। पर तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? अरे, मैं तो जमींदार के द्वारा दिए जमीन पर फसल उगाने के लिए जोत कोड़ करने जा रहा हूँ। तुमने सुना नहीं है क्या कि इस साल अच्छी बारिश होने वाली है? सारा गांव के लोग इस साल खेती कर रहे हैं। हाँ रामू, सुना है, इसलिए तो मैं भी जमींदार के पास जा रहा हूँ। ठीक है, जल्दी जाओ, वरना सारी जमीन खत्म हो जाएगी। अब मैं भी चलता हूँ अपने खेतों में काम करने, मुझे देरी हो रही है। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। इधर हरिश्चंद्र जमींदार के घर जाते जाते रास्ते में सोचता है, अरे, कहीं मुझे जमींदार के घर पहुंचने से पहले जमीन खत्म न हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं क्या करूंगा? कैसे फिर सेठ के सारे पैसे चुका पाऊंगा? और अगर पैसा नहीं दिया तो वो घर भी रख लेगा, फिर हम लोग कहाँ रहेंगे? नहीं, ये सब नहीं सोचना चाहिए। मुझे हर हाल में फसल उगाने के लिए जमीन चाहिए। ये सब सोचते सोचते हरिश्चंद्र जमींदार के घर पहुंच जाता है और देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग जमीन लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। हरिश्चंद्र भी उन लोगों के साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन ये क्या, हरिश्चंद्र को यहाँ भी मुसीबत का साया साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जैसा कि आप सबों को पता है कि इस साल अच्छी बारिश होने वाली है। इस कारण आप सबों ने फसल उगाने हेतु जमींदार के यहाँ जमीन लेने आए हैं। लेकिन अफसोस, अब जमींदार साहब के यहाँ वही पुरानी पड़ती बंजर जमीन को छोड़कर और कोई भी जमीन नहीं बची हुई है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो वो पुरानी पड़ती बंजर जमीन ले सकते हैं, पर याद रहे उस जमीन पर आज तक कभी खेती नहीं हुई है। नहीं, हमें ऐसी जमीन नहीं। इतना बोलकर सभी लोग जाने लगते हैं, पर हरिश्चंद्र सोच में पड़ जाता है, मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके पास उस बंजर जमीन के अलावे कुछ और विकल्प नहीं था, पर बंजर जमीन पर वो कर भी क्या सकता था? इधर सेठ का कर्जा भी चुकाना था। इसी बीच मैं करूंगा बंजर जमीन पर खेती, मुझे चाहिए। सोच लो अच्छा से, बंजर जमीन है वो। हालांकि जमींदार साहब के तरफ से उस जमीन पर कोई लगान नहीं है, पर अगर बीज भी तू बोएगा और नहीं हुआ फसल तो तेरा घर का आटा भी गील हो जाएगा। इसलिए अच्छा से सोच लो। अच्छे से ही सोच कर बोल रहा हूँ, ये जमीन मुझे चाहिए। हालांकि हरिश्चंद्र को भी अंदर से ये डर सता रहा था, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। वह बंजर जमीन ले लिया, पर उसके बाद वह खुश है कि उदास, उसे भी खुद पता नहीं था। पर उसने ठान लिया था कि बंजर जमीन पर ही खूब मेहनत करूंगा और अच्छी फसल पैदा कर सेठ को सारे कर्ज चुकता कर दूंगा। हरिश्चंद्र अगले दिन सुबह से ही बंजर जमीन पर काम करने चला जाता है। रास्ते में उसे एक पेड़ के नीचे नंदी दिखाई देता है, पर वह अपने काम में इतना मशगूल था कि उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। पर बंजर जमीन तो बंजर ही होती है। वह हर रोज काम करता, पर उससे उस जमीन को फसल उगाने लायक नहीं बना पाया। फिर उसे याद आया कि क्यों ना उस नंदी की मदद ली जाए, और अगली सुबह नंदी के पास जाकर हरिश्चंद्र, हे शिव की सवारी नंदी, आप मुझे मेरे कामों में थोड़ा सा मदद कर देते तो मेरी सारी परेशानी दूर हो जाती। नंदी इतना बात सुनकर सिर हिलाने लगता है। हरिश्चंद्र समझ जाता है कि नंदी मेरी मदद करने को तैयार है और उसे अपने खेतों में ले जाकर काम करना शुरू कर देता है।
फिर क्या, दोनों ने खूब मेहनत की और इन दोनों की मेहनत को देखकर ऊपर वाले ने हरिश्चंद्र पर दया दिखाई और खूब झमाझम बारिश हुई। शायद हरिश्चंद्र के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ। हरिश्चंद्र उसमें फसल लगा देता है और देखते ही देखते हरिश्चंद्र की फसल उस गांव में सबसे अच्छी होती है। ये बात किसी गांव वालों को अच्छा नहीं लगा, खासकर मुनीम को। और एक दिन, अरे हरिया, तेरी इतनी अच्छी फसल हुई है, जमींदार साहब तो लगान नहीं लेंगे, पर मुझे कुल फसल का आधा देना होगा, वरना मैं जमींदार के सैनिकों से बोलकर तेरी सारी फसल नष्ट करवा दूंगा। हरिश्चंद्र मुनीम की धमकी सुनकर डर गया और फसल देने के लिए राजी हो गया। ये सारी बातें वो नंदी भी सुन रहा था, क्योंकि अब नंदी और हरिश्चंद्र के बीच बहुत गहरी दोस्ती हो गई थी। फिर मुनीम अगले दिन आने की बात बोलकर चला जाता है और इधर नंदी मन ही मन सोचता है, आने दो कल मुनीब को, दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारा तो फिर क्या। अगले दिन मुनीम जैसे ही आता है, नंदी इंतजार ही कर रहा था। जैसे ही मुनीम नजदीक आता है कि नंदी उस पर टूट पड़ता है और मुनीम जैसे तैसे कर अपना जान बचाता है। ये देखकर हरिश्चंद्र बहुत खुश हो जाता है। इस तरह हरिश्चंद्र उगी हुई फसल को बाजार में बेचकर सेठ का सारा कर्जा चुका देता है। फिर क्या, हरिश्चंद्र और नंदी की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए हो जाती है।